बार बेंडिंग स्केड्यूल। अगर हम बार बेंडिंग स्केड्यूल को सादा ज़बान में डिफ़ाइन करना चाहें तो ये जो आप के स्ट्रक्चर में जितनी भी टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट बार्स लग रही होती हैं उनका उनकी जितनी भी उन स्पेसिफिक बार से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं, जिसमें उसकी बेंडिंग डिटेल्स, उसकी कट लेंथ आ जाती है, उसमें टोटल नंबर ऑफ़ बार्स जो हम निकालते हैं वो आ जाती हैं, उसमें टोटल वेट जो हम निकालते हैं केजीज़ में या टन में। तो इन तमाम चीज़ों को एक टैबुलर फॉर्म में लिस्ट की शक्ल में आप जब मेंशन कर दें तो वो जो आउटपुट पे आपके पास चीज़ आएगी उसको हम बार बेंडिंग स्केड्यूल बोलते हैं। तो जोन सा भी आरसीसी का वर्क हो, चाहे वो बिल्डिंग का हो, चाहे वो कलवर्ट का हो, चाहे वो रिटेनिंग वॉल का हो, चाहे वो रिजिड पेवमेंट का हो, चाहे वो डैम का हो, चाहे वो टनल का हो, जिस जिस काम में भी आरसीसी वाला काम होगा, जो भी आरसीसी वाला काम होगा उसमें स्टील लाजमी आएगी। और आपने क्वांटिटी एस्टिमेशन में, मटेरियल की एस्टिमेशन में स्टील की क्वांटिटी भी कैलकुलेट करनी होगी। अब अगर हम स्टील की बात करें तो या तो वो हमारे पास री इन्फोर्सिंग बार्स की शक्ल में आ रही होती हैं, या वो वेल्डेड वायर मैश की शेप में हमारे पास आ रही होती हैं। वेल्डेड वायर मैश जो है, ये अगर आप इसकी एग्जांपल देखना चाहें तो आप एलुमिनियम की जो विंडोज़ लगाते हैं उसके बैक पे जो जाली प्रोवाइड करते हैं वो एक्चुअली वायर मैश की वन ऑफ द टाइप्स है। तो बाज लेकिन जो मेन आप लोड बेरिंग कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स में जो रीइंफोर्समेंट बार्स डालते हैं वो ये जो लेफ्ट साइड पे आपको पिक्चर नज़र आ रही है, इस तरह की बार्स आपको नज़र आती हैं। अब इसमें भी अगर आप बार्स की टाइप्स पर चले जाएं तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ बार्स मिलेंगी, जिसमें प्लेन राउंड बार्स आपको मिलेंगी। प्लेन का मतलब ये है कि उनके ऊपर ये जो एजेस निकले हुए हैं ये आपको उन प्लेन बार्स में नहीं नज़र आएंगी। फिर डिफॉर्म्ड राउंड बार्स हमारे पास होती हैं। डिफॉर्म्ड मोस्टली जो हम यूज़ कर रहे होते हैं वो हम डिफॉर्म्ड राउंड बार्स ही यूज़ कर रहे होते हैं। तो डिफॉर्म्ड राउंड बार्स अगेन वन ऑफ द टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट बार्स हैं, जिसके ऊपर ये एजेस निकले होते हैं। इनका देने का मकसद क्या होता है कि जब आप इसको जब आप साइट के ऊपर लगाएं और इसके ऊपर जब आप कंक्रीट का काम करें, कंक्रीटिंग करें, तो कंक्रीट और स्टील का आपस में मजबूत बॉन्ड बन जाए। तो उस बॉन्डिंग की प्रोविजन के लिए हम ये उभरे हुए एजेस स्टील के ऊपर प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस तरह की बार जो होती हैं उनको हम डिफॉर्म्ड राउंड बार्स बोलते हैं। अब जो स्टैंडर्ड सिस्टम हमारे पास अवेलेबल हैं वो जो हमें इनकी डेजिग्नेशन और इनका नंबर हमें बताता है बार का, वो एक हमारे पास एसआई सिस्टम है और दूसरा हमारे पास यूएस, यूनाइटेड स्टेट का जो सिस्टम उसको हम बोलते हैं। जो मिलीमीटर्स में जब आपको बार का डाया दिया हो वो हमारे पास एसआई सिस्टम होता है। जब आपको नंबर्स में बार दिया हो, यानी कि 4 नंबर बार, 8 नंबर बार, 12 नंबर बार, तो वो यूएस सिस्टम होता है। अब जब आपको बार नंबर में दिया हो, जैसे 4 नंबर बार, 8 नंबर बार, तो इसका हम डायामीटर कैसे कैलकुलेट करते हैं? मतलब अगर लेट्स सपोज आपको 4 नंबर बार दे दी तो इसका डाया किस तरह निकलेगा? 4/8। तो मतलब कहने का मकसद ये हुआ, जो भी नंबर ऑफ बार आपको दी होगी उसको सिंपल आप 8 से डिवाइड कर दें, तो आपके पास डाया ऑफ बार आ जाएगा। इस तरह भी निकाल सकते हैं। और एरिया फिर आप किस तरह निकालेंगे? अगर आपके पास डाया आ गया तो सिंपल, क्योंकि मोस्टली हम जो बार्स यूज़ कर रहे होते हैं वो सर्कुलर बार्स होती हैं, और सर्कल का जो एरिया हम निकालते हैं वो होता है पाई आर स्क्वेयर। तो डायामीटर का जब हाफ करेंगे तो वो रेडियस के इक्वलेंट होता है, और आर स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय पाई करेंगे तो वो उस एक बार का, राउंड बार का एरिया हमारे पास आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास जो बार की डिटेल्स होती हैं, हम उसकी ऑन साइट, हमें तो ड्राइंग्स प्रोवाइड कर दी जाती हैं। स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो हमें ड्राइंग्स देता है उसमें उसने स्ट्रक्चर की जितनी भी डिटेल्स होती हैं वो प्रोवाइड कर देता है। अब उसकी जो कटिंग करनी है
और उसकी जो लेइंग करनी है वो टोटली साइट के ऊपर होता है। और जो भी फैब्रिकेटर्स होते हैं, स्टील फैब्रिकेटर्स, उनका काम होता है कि वो आप साइट इंजीनियर उनको डायरेक्ट करता है, और उन साइट इंजीनियर की डायरेक्शन पे वो फिर उतनी उतनी लेंथ की बार्स काटते हैं और अकॉर्डिंग टू ड्राइंग जो है उसको स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में वो सरिया बांध देते हैं। अब हमारे पास सिंपल स्टील भी होता है, लेकिन उसको जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक की कोटिंग भी की जाती है, उसके ऊपर एपॉक्सी पेंट भी किया जा सकता है, या वो गल्वनाइज्ड भी होते हैं। तो मल्टीपल केमिकल्स अवेलेबल हैं जिनका एक ही एंड पर्पस क्या होता है कि स्टील को जंग ना लगे। तो उसको जंग से बचाने के लिए हम उसके ऊपर डिफरेंट एपॉक्सी पेंट्स या केमिकल्स लगा देते हैं। अगली चीज़ हमारे पास लैपिंग और डेवलपमेंट की आती है। ये कमिंग स्लाइड्स में मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। फिर हमारे पास ग्रेड ऑफ स्टील बार आता है। मोस्ट कॉमनली जो ग्रेड्स हैं वो 40 ग्रेड का स्टील है और 60 ग्रेड का स्टील है। अब 40 ग्रेड का स्टील और 60 ग्रेड के स्टील में फ़र्क क्या होता है? 40 ग्रेड स्टील का मतलब ये होगा कि इस स्टील की जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो 40,000 PSI है। अब यील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? यील्ड स्ट्रेंथ से मुराद वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जब आप स्टील पर लगाएं तो वो परमानेंटली अपनी शेप को डिफॉर्म कर जाए, तो उस स्ट्रेंथ को हम यील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो जो जब आप 40 ग्रेड का स्टील मंगाएंगे तो वो 40,000 PSI के लोड के बाद परमानेंटली डिफॉर्म कर जाएगा। अगर आप 60 ग्रेड का मंगाएंगे तो उसका जो यील्ड स्ट्रेंथ है, जो ऊपर से आप अगर लोड लगाएंगे तो उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उस लोड को कैरी करने के लिए वो 60,000 PSI होगी उसकी यील्ड स्ट्रेंथ। फिर अगर आप हाई राइज बिल्डिंग्स पे चले जाएं या बहुत हैवी किस्म के स्ट्रक्चर पर चले जाएं तो वहां पर हम 80 ग्रेड का भी स्टील यूज करते हैं, और उससे भी हायर ग्रेड्स को यूज किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए फिर हमें स्पेशल ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ते हैं, वो नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग कम ही होती है। अब अगर आप देखें तो इन दोनों में साइट के ऊपर अगर आपके पास सरिया आ जाए तो उस सरिये की पहचान कैसे होगी? 60 ग्रेड का स्टील कैसा होगा और 40 ग्रेड का कैसा होगा? दो तरीका कार है। एक तो आप कोई भी एक स्टील की बार उठाएं, उस बार के ऊपर प्रिंट हुआ होगा, मेंशन हुआ होगा कि ये 60 ग्रेड का है, 40 का है, 80 का है। दूसरा तरीका क्या है कि जो फैक्ट्री से स्टील आता है उसके सरिया सरिया का जो बंडल बन के आता है उसके टॉप पे या बॉटम साइड पे उन्होंने उसको कलर कर दिया होता है। 60 ग्रेड का स्टील के लिए येलो कलरिंग की जाती है बॉटम पे, और 40 ग्रेड के स्टील के लिए रेड कलरिंग की जाती है स्टील के बॉटम पे। और जब हम स्टील कैलकुलेट करते हैं स्लैब के लिए तो उसमें 8% वेस्टेज हम ऐड करते हैं, और बाकी जितने भी हमारे पास मेंबर्स हैं जिसमें कॉलम है, बीम है, फुटिंग है, उसमें हम 10% जो है वो वेस्टेज ऐड कर रहे होते हैं, जिसमें लैपिंग का भी वेस्टेज उसमें इंक्लूड किया जाता है। ये फिगर है। अब ये देखें, इसके ये जो जितना भी स्टील है ये 60 ग्रेड का है। ये मेंशन हुआ हुआ है पाकिस्तान स्टील मिल की तरफ से, ये वहाँ से बन के आया है। इसका साइज 20 mm है। अब ये SI सिस्टम में बताया गया है, तो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि SI सिस्टम से US सिस्टम में हम स्टील को कन्वर्ट किस तरह करते हैं नंबर को। उसका छोटा सा सादा सा फार्मूला होता है, अगले स्लाइड्स में बताऊंगा। अब इस स्टील का बॉटम पे आप देखें येलो कलर हुआ हुआ है, तो जहां भी आपको येलो कलर नजर आएगा तो आपका मतलब होगा कि ये अब 60 ग्रेड का स्टील है, और 20 mm से मुराद ये 6 नंबर बार हमारी बनती है। और अगर ये 40 ग्रेड का स्टील होगा तो ये येलो की जगह रेड कलर उन्होंने किया होगा। और जो हमारे पास फैक्ट्री से सरिया बन के आता है तो एक सरिये की स्ट्रिप जो होती है उसकी स्टैंडर्ड लेंथ हमारे पास होती है 40 फीट। ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, ये हमारे पास ASTM एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है, उनके अकॉर्डिंग
स्टील के ऊपर जो बार मार्किंग सीक्वेंस होता है, जिस भी मिल से सरिया बनकर आएगा, इस तरह की मार्किंग आपको उस स्टील के ऊपर लाजमी नजर आएगी। सबसे पहले उसके ऊपर एक लेटर या सिंबल लिखा होगा, उसका मतलब है कि ये किस फैक्ट्री या मिल से बन के आया है, तो ये हर फैक्ट्री और मिल का अपना यूनिक सिंबल होगा। फिर उसके नीचे नंबर मेंशन होगा जो कि स्ट्रेट अवे बार नंबर मेंशन कर रहा होगा। उसके नीचे हमारे पास टाइप ऑफ स्टील बताएगा कि ये कार्बन स्टील है, ये हमारे पास लो अलॉय स्टील है, ये हमारे पास स्टेनलेस स्टील है, या ये लो कार्बन क्रोमियम स्टील है। डिफरेंट जो हमारे पास स्टील की टाइप्स अवेलेबल होती हैं उससे हमें पता लगेगा उसके सिंबल से। अगर सिंपल कैपिटल एस लिखा हुआ है तो ये कार्बन स्टील है। अच्छा, इसके नीचे आएंगे तो हमारे पास ग्रेड मार्क शो हुआ होगा। अगर 60 ग्रेड का है तो 60 लिखा होगा, अगर 40 ग्रेड का है तो 40 लिखा होगा। फिर एक और इंडिकेशन क्या है कि आप जब इस बार को उठाएंगे तो इस बार के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको एक लाइन शो हुई हुई नजर आएगी। अगर तो 60 ग्रेड का है तो आपको सिंगल लाइन शो हुई हुई नजर आएगी। फिर ये हमारे पास जी एक टेबल है, यहाँ पे ये बार नंबर शो हुआ हुआ है। ये हमारे पास ये भी अगेन ये हमारे पास डिफरेंट कोड्स अवेलेबल हैं। आपको उन कोड्स से ये टेबल उठाया गया है, वहाँ से ये बासानी मिल जाएगा। इसको अगर आप सेव कर लें, फॉलो कर लें, तो आपको फ़ायदा होगा। ये हर बार का आगे डाया लिखा हुआ है और उसका एरिया कैलकुलेट किया गया है। ये जो है ये यूएस सिस्टम में है, और ये जो चीज़ है ये आपके पास मीट्रिक सिस्टम में है या एसआई सिस्टम में है। यहाँ पर बार नंबर दिए गए हैं, यानी कि 10 mm की बार, 13 mm की बार, 16 mm की बार, 19 mm की बार, 22 mm की बार, 25 mm की बार। और यहाँ पर स्टैंडर्ड जो इंच पाउंड बार होती हैं जो अमेरिकन सिस्टम यूएस सिस्टम है उसमें दिया गया, यानी कि 3 नंबर बार, 4 नंबर बार, 5 नंबर बार, 6 नंबर बार, 7 नंबर बार। अब लेट्स सपोज आपको बार नंबर दे दिया गया मिलीमीटर्स में मीट्रिक सिस्टम में, और आपको उसको समझने में ज़रा मुश्किल दरपेश आ रही है। तो हम करेंगे क्या, इस बार को यानी कि जो मीट्रिक बार हैं इसको हम इंच पाउंड बार्स में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि एसआई सिस्टम को यूएस सिस्टम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये बॉटम पे हमारे पास एक फार्मूला मैंने लिखा है कि आपने एसआई बार नंबर लिखना है। मिसाल के तौर पे मैं इस 25 बार को कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो ये इसका बार नंबर है। तो यहाँ पे 25 लिख दिया मैंने, -1, 1 जो है ये फार्मूले का कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा। डिवाइडेड बाय 3, ये भी फार्मूले का कांस्टेंट है, ये भी चेंज नहीं होगा। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आता है 8। अब ये कन्वर्ट हो गया आपके पास यूएस सिस्टम में, यानी कि नंबर 8 बार में। आप कोई सा भी उठा लें वैल्यूज आपके पास जहां पे पॉइंट्स में आए, तो आप उसको अप्रॉक्सीमेट कन्वर्जन करके बार नंबर में मेंशन कर दें। फिर ये एक छोटी सी एग्जांपल है डिटेलिंग की, स्लैब की एग्जांपल है कि जब हमें डिटेलिंग शो की जाती है तो उसमें हमें रीइंफोर्समेंट किस तरह ड्राइंग में नज़र आएगी। ये अगर आप देखें, इस पर थोड़ा सा फोकस करें, तो ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रही हैं, यानी कि इस डायरेक्शन में जा रही हैं हमारे पास परपेंडिकुलरली, वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हैं, और उनका 3 नंबर बार है, और सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग हमें दे दी गई है 6 इंच। और इन डिस्ट्रीब्यूशन बार के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे जो बार्स प्रोवाइड की गई हैं, यहाँ पर आप ये देखें, इनको हम ये मेन बार्स शो हुई हैं इस ड्राइंग के मुताबिक, और मेन बार्स हैं 4 नंबर बार्स यूज हुई हुई हैं, और ये 6 इंच सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग यूज की गई है। ये जो 9-9 इंच ये शो किया गया है, ये स्लैब के नीचे जो आपने ब्रिक वर्क दिया हुआ है, 9 इंच की दीवार है, ये उसकी इंडिकेशन कर रही है। अगर आप इसको इस पॉइंट से काटें एक्स एक्स सेक्शन, और इसको अगर आप इसका सेक्शन ड्राइंग देखें, तो ये बॉटम पे जो आपको ड्राइंग नजर आ रही है इस तरह करके आपको नजर आएगी कि ये जो आपको लंबा ये बार जो नजर आ रही है लेंथ में, और यहाँ से जो ऊपर बेंड उठा के दिया हुआ है, ये हमारी अगर आप इसको गौर करें तो ये हमारी मेन बार है जो ऊपर शो हुई हुई है। और अगर आपको ये छोटे छोटे जो इसके ऊपर डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये हमारी
क्रॉस सेक्शन में 3 नंबर की बार है, और ये याद रखिएगा हमेशा हमारी जो मेन बार है वो नीचे आती है, और उसके ऊपर हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन बार हैं वो हमारी आ रही होती हैं। अब दो बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हमारी स्टील में यूज़ होती हैं जब भी हम इसकी एस्टिमेशन करते हैं और साइट के ऊपर जब उसकी एग्जीक्यूशन करते हैं। एक हम बोलते हैं ओवरलैपिंग, और दूसरी हमारी होती है डेवलपमेंट लेंथ। अब बाज़ जगहों पर इन दोनों को चीज़ों को मिक्सअप कर दिया जाता है, और लेकिन इन दोनों में बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। और जब भी हमने अपनी स्टील की कैलकुलेशन करनी है और साइट के ऊपर स्टील बांधना है, तो इन दो पॉइंट्स को जब हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर फेल होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ओवरलैपिंग मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। ओवरलैपिंग का सादा ज़बान में अगर मैं समझाना चाहूँ तो आप अभी मैंने एक चीज़ बताई कि फैक्ट्री से जो हमारे पास एक स्टील की लंबाई होती है वो 40 फीट होती है, और ज़रूरी नहीं कि आप जिस जिस जगह वो सरिया डालें उसकी लंबाई भी 40 फीट ही हो। मे बी वो 60 फीट हो, 80 फीट हो, 100 फीट हो। तो अब आप ये देखें कि अगर लेट्स सपोज 100 फीट है, तो आपके पास 40 फीट के आप दो सरिये उधर डालेंगे, और वो तो एग्जैक्ट लेंथ जो है वो कट लेंथ निकालने के बाद आएगी। लेकिन अब ये दो स्टील जो हैं उस 100 फीट की बार में आप एंड टू एंड पे नहीं रखेंगे, क्योंकि आपने एक स्टील बार से फोर्सेस दूसरे स्टील बार में ट्रांसफर करनी होती हैं। तो उन फोर्सेस की इफेक्टिव ट्रांसफरिंग के लिए उन दोनों स्टील को एक स्पेसिफिक लेंथ तक हम ओवरलैप कर देंगे, ताकि हमारे स्ट्रक्चर की जो स्ट्रेंथ है वो बनी रहे। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट। अब जब हमारे पास 11 नंबर या 12 नंबर बार या 36 mm डाया बार से ज़्यादा ऊपर चले जाएं, मतलब कि 11 mm, 12 mm, 13 mm, सॉरी 11 नंबर बार, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, या 36 mm, 38 mm, 39 mm, यानी कि अब आपका बार का डाया बढ़ता चला जा रहा है। तो जब आपका 36 mm से ज़्यादा बड़ी डाया की बार्स होंगी, वहाँ पर हम ओवरलैपिंग प्रोवाइड नहीं कर सकते। वजह क्या है? वजह यह है कि बार की जो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जो बार का जो डायामीटर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस केस में जो ओवरलैपिंग है वो नहीं पॉसिबल हो नहीं सकती। तो इस प्रोसेस को कि अगर आपके पास बार बड़ी आ जाए तो क्या करना चाहिए? तो वेल्डिंग तो बिल्कुल फिजिबल ऑप्शन है ही नहीं कि दो बार्स को वेल्ड कर दें ना, इस तरह बिल्कुल भी ये फिजिबल नहीं है। स्ट्रक्चर की जो स्ट्रेंथ है उस पर आप कंप्रोमाइज कर रहे हैं। इसका बेस्ट पॉसिबल जो मार्केट में सोल्यूशन है, आप कपलर्स यूज कर लें। अगली स्लाइड में उसकी मैं फिगर भी आपको दिखाता हूँ। तो वो कपलर्स जो हैं दो बार्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, ओवरलैप कर देते हैं, जिससे हमारे स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ बनी रहती है। अब अगला पॉइंट, जब आप बीम को कंसिडर करते हैं और बीम पे लेट्स सपोज आप लोअर यानी कि बॉटम साइड पे रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कभी भी साइड के ऊपर लैपिंग बॉटम साइड पर बीम पे के बॉटम ऑफ द बीम के मिड में कभी भी ओवरलैपिंग ना प्रोवाइड कीजिएगा, आपका बीम फेल हो जाएगा। बॉटम स्टील की मैं बात कर रहा हूँ और बीम के केस में बात कर रहा हूँ। इसकी टेक्निकल वजह क्या है, आगे स्ट्रक्चरल के सब्जेक्ट्स आप पढ़ेंगे तो उसमें भी ये चीज़ आपको वहाँ मजीद क्लेरिफाई हो जाएगी कि जो जब बीम के ऊपर लोड लगता है तो वो नीचे की जानिब बेंड करती है, और उसके अंदर शीयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट लग रहा होता है। बेंडिंग मूवमेंट बीम के सेंटर पोर्शन पे मैक्सिमम होता है। इसीलिए हम बीम पे जब भी बॉटम स्टील में ओवरलैपिंग करनी हो तो बीम के मिड पे कभी भी ओवरलैपिंग प्रोवाइड नहीं करते। या तो हम सपोर्ट्स जो साइड पर होती हैं यानी कि कॉलम, उसके अंदर हम उसकी ओवरलैपिंग कर देते हैं, या उस कॉलम के आउटर फेस से L/4 का डिस्टेंस मेजर करते हैं, और उस जोन में हम जो है ओवरलैपिंग प्रोवाइड कर देते हैं। इसकी वजह क्या होती है? L/4 पर हम क्यों करते हैं? क्योंकि
L/4 हमारा कंट्राफ्लेक्सियर पॉइंट होता है, यानी कि इस पॉइंट पे हमारे पास बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होती है। इसलिए हम हमेशा बॉटम बार्स के केस में बीम में या तो जो सपोर्ट्स हैं कॉलम्स के अंदर ओवरलैपिंग प्रोवाइड करते हैं, या L/4 डिस्टेंस पे हम वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और जब उसी बीम के टॉप पर अगर आप ओवरलैपिंग प्रोवाइड करना चाहें तो कभी भी सपोर्ट्स पे या L/4 पे ओवरलैपिंग मत दीजिएगा। टॉप ऑफ द स्टील इन बीम अगर ओवरलैपिंग देनी है तो वो हमेशा हम मिड जोन में प्रोवाइड करते हैं। ये बड़ी टेक्निकल बात है, इसको ज़हन में रखिएगा। ये आपको मैंने अभी कपलर्स का बताया है, तो ये इसके बॉटम पे ये जो आपको नज़र आ रहा है ये कुपियाँ सी, ये कपलर्स हैं। और जब दो बार्स को आप आपस में कनेक्ट करेंगे तो वो कुछ इस तरह नज़र आएगी। ये राइट बॉटम पे आपको पिक्चर नज़र आ रही है। ये एक लैप लेंथ की एग्जांपल है। यहाँ पे इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि बीम की जो टॉप बार हैं वहाँ पर हमने ओवरलैपिंग इसके मिड में प्रोवाइड की हुई है, ना कि सपोर्ट्स पे साइडों पे। ये कॉलम की एक डिटेलिंग शो हुई हुई है। इसमें भी हमने जब कॉलम और फुटिंग का जंक्शन बना, और जब कॉलम और कॉलम का आपस में कनेक्शन होगा, या जहाँ पे दो बीम्स का आपस में होगा, ऐसे पॉइंट पे हम स्टील की ओवरलैपिंग प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आप ये देखें कि फुटिंग का जो स्टील है वो जब ऊपर कॉलम के स्टील के साथ हमने कनेक्ट करना है तो हमने लैपिंग ऑफ स्टील लाजमी प्रोवाइड करनी है। आप इस तरह भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन लिटरेचर जो हमें बोलता है कि जब भी आप कॉलम्स की आपस में लैपिंग करें तो उसको इस तरह आपने ओवरलैपिंग करना है। और दूसरी चीज़, जहाँ पर हम ओवरलैपिंग प्रोवाइड करते हैं कॉलम में, वहाँ पे स्टिरप्स की स्पेसिंग हम कम कर देते हैं, और जहाँ पे ये ओवरलैपिंग नहीं होती वहाँ पे रेगुलर स्टिरअप की स्पेसिंग हम प्रोवाइड करते हैं। अब स्लैब के केस में जो ओवरलैपिंग प्रोविजन का फार्मूला है वो हम 60D यूज करते हैं। बीम के केस में कंप्रेशन जोन में 24D और टेंशन जोन में 50D। आप अगर बीम को एज्यूम करें, लेट्स सपोज अगर ये मेरी बीम है, ये मेरी एक बीम है, इसके ऊपर मैं इस पॉइंट पे लोड लगाता हूं, तो यहां पर होगा क्या, जिस पॉइंट पे इसका लोड लग रहा होगा, यानी कि इस पॉइंट पे, यहां पे हमारे पास कंप्रेशन फोर्सेस लग रही होंगी, और ये जो बीम का बॉटम पार्ट है यहां पर हमारी टेंशन फोर्सेस लग रही होंगी कि ये बीम को आउटर साइड पर खींचेगा। तो जो फोर्सेस आउटर साइड पे किसी भी कंपोनेंट को खींचे, वो उसका ये मतलब होता है कि इस पे अब टेंशन फोर्सेस लग रही हैं। और कॉलम के केस में हम ओवरलैप 45D देते हैं। बाज़ जगहों पर आप देखेंगे इसकी वैल्यू 40D भी आपको मिलेगी, 50D भी मिलेगी, 60D भी मिलेगी। तो वो ये जो चीज़ें हैं ये बेटर यही है कि आप कोई कोड उठाएं जो इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज्ड है, और उसको यूज़ करें, उसके अकॉर्डिंगली आप चीज़ें फॉलो अप करें। अब हम आते हैं डेवलपमेंट लेंथ की तरफ। सेकंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ओवरलैपिंग तो मैंने बता दिया कि जब दो बार्स को आपस में कनेक्ट करना हो तो हम ओवरलैपिंग देते हैं। अब डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है? डेवलपमेंट लेंथ का ये मतलब है कि जहाँ पर आपका कॉलम और बीम का कनेक्शन बनता है, और जब आपने बीम का सरिया कॉलम के सरिये के अंदर लेकर जाना है, तो आप बीम का सरिया कॉलम के फेस पर एंड नहीं करते, बल्कि उसको एक सर्टन स्पेसिफिक लेंथ तक उसको अंदर तक ले जाते हैं, ताकि आपका कॉलम और बीम का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बनी रहे। अगर आप डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड नहीं करेंगे, उसका नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान ये होगा कि आपका जो कॉलम और बीम का कनेक्शन पॉइंट है वहां पर फेलियर आने का खदशा होता है।
तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि बीम का सरिया थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं और वो कॉलम के अंदर तक हम ले जाते हैं। कुछ फिगर्स मैं आपको दिखाता हूं, ये चेक करें। अब मैंने अपना बीम जो है इस पॉइंट पे इसका स्टील खत्म नहीं किया, बल्कि इसको मैं कॉलम के अंदर तक ले जाकर थोड़ा सा नीचे बेंड कर दिया। तो ये जो ब्लैक पोर्शन आपको नजर आ रहा है, ये एक्चुअली डेवलपमेंट लेंथ कहलाता है। तो आपने जब भी स्टील की कटिंग करनी है, इसको लाजमी इनकॉर्पोरेट करना है, और साइट पर जब आप एग्जीक्यूशन करवाएं तो ये डेवलपमेंट लेंथ आपने लाजमी प्रोवाइड करवानी है। नहीं करवाएंगे तो इस पॉइंट से फेलियर का खदशा होगा। इस पॉइंट से मरा जहां पे कॉलम और बीम आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। अब ये देखें, ये एक साइट की एग्जांपल है कि बीम, ये राइट साइड से बीम आ रही है, इसका स्टील, और यहाँ पे ये कॉलम है, इसका स्टील इस पॉइंट पे खत्म नहीं हुआ, बल्कि इसको हम कॉलम के अंदर ले आए हैं और उसको बेंड कर दिया नीचे। तो ये जितनी भी हमारे पास इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक स्टील की लंबाई है, इसको हम एल डी या डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं। ये एक और एग्जांपल है, टिपिकल डिटेल आप देख सकते हैं, एल डी पोर्शन, डेवलपमेंट लेंथ। फिर आप ये डेवलपमेंट लेंथ की एक छोटी सी मैंने एग्जांपल आपको दी है। ये 60 ग्रेड के लिए यूज़ की गई है, एक ड्राइंग थी, उसमें स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने ये ऑलरेडी नोट्स में हमें दे दी थी, तो ये वहाँ से उठाई है। तो आप जब स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स पढ़ेंगे और उसके नोट्स जो साइड पर दिए होते हैं वो पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको डेवलपमेंट लेंथ और सप्लाइस या लैपिंग लेंथ का क्राइटेरिया मिल जाएगा। अब अगर आप इसको देखें, बार साइज टॉप बार्स के केस में और कंक्रीट की स्ट्रेंथ अगर आप 3000 यूज करते हैं, तो 3 नंबर बार में जो डेवलपमेंट लेंथ आपने देनी है वो 21 इंच होनी चाहिए, 4 नंबर में 30 इंच होनी चाहिए, और आगे आप चलते जाएं तो देखते जाएं जैसे जैसे बार का नंबर बढ़ता जा रहा है, हमारी डेवलपमेंट लेंथ भी बढ़ती चली जा रही है। फिर जब हम स्टील की कैलकुलेशंस करते हैं और उसकी कट लेंथ हम निकाल रहे होते हैं, तो उसमें ये जो बैंड है ये हम सब्ट्रैक्ट करते भी हैं और नहीं भी करते। अगर आप करना चाहें तो कर लें, अगर नहीं भी करते तो कोई मसला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इतना छोटा सा ये पॉइंट है कि वो आप ना भी करें तो कोई इशू नहीं होता। लेकिन अगर आप 100% एग्जैक्ट कैलकुलेशंस पर जाना चाह रहे हैं, तो 90 डिग्री बैंड के लिए ये 2D होता है, डी से मुराद यहाँ पे डाया ऑफ बार है। 45 के लिए 1D हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये जो ब्लैक में हाईलाइट हुआ हुआ है। ये 180 के लिए 4D होता है, और 135 डिग्री बैंड के लिए हम 3D ये टोटल काट लेंथ में ये माइनस करते हैं। अब ये फार्मूला कुछ जो हम स्टील की वेट की कैलकुलेशन के लिए जो डिफरेंट फार्मूले हमारे पास अवेलेबल हैं, उनको हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें से ये 5 फार्मूले मैं ऑलरेडी क्लास में भी बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। तो इनमें से कोई सा भी फार्मूला आप यूज़ कर लें। ये जो हमारे पास 3rd नंबर वाला फार्मूला है, ये उस वक्त यूज़ होगा जब बार आपको मिलीमीटर्स में अवेलेबल हो, और बाकी जो 4 फार्मूले हैं ये आप जब आपके पास यूएस सिस्टम होगा तो उस केस में ये आप फार्मूले यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको कहूँगा कि फार्मूला जब आपके पास यूएस सिस्टम हो तो फार्मूला 1 या फार्मूला 5 यूज़ करें। जब आपके पास मिलीमीटर्स में बार हो तो फार्मूला 3 आप यूज़ करें। फार्मूला 1 का आपको आंसर पाउंड पर फीट में आएगा, और इसको फिर आपने केजी में कन्वर्ट करना होगा ऑब्वियसली, और फिर टन में इसको लेकर जाना होगा। लेकिन फार्मूले 5 से डायरेक्ट आंसर आपके पास केजी में आ जाएगा, और उसको फिर आप टन में कन्वर्ट कर लें। अच्छा, स्टेप्स फॉर स्टील कैलकुलेशन। सबसे पहले नंबर ऑफ बार्स निकालनी है, फिर आपने कट लेंथ निकालनी है एक बार की, फिर कट लेंथ निकाल लेनी है तमाम बार्स की, फिर आपने टोटल वेट निकाल लेना है, और एंड पे वेस्टेज ऐड कर देना है। ये पिछली स्लाइड को अगर मैं सम अप करूं तो इस तरह का फार्मूला बनेगा। नंबर ऑफ बार्स निकालने के लिए हमारे पास जितनी लंबाई में हमने बार्स डालनी है वो डिवाइडेड बाय सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग प्लस 1, तो इससे हमारे पास नंबर ऑफ बार्स आ जाएंगी। आपने कट लेंथ निकाल लेनी है, उसके बाद आपने उन नंबर ऑफ बार्स को
कट लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कट लेंथ आ जाएगी, और उसके बाद वेट ऑफ स्टील आप यूज़ कर सकते हैं। फार्मूला d²/24 मैंने यूज़ किया, आप कोई भी यूज़ कर लें, इनटू कट लेंथ और नंबर ऑफ बार्स। अगर आप इसको एक ही स्टेप में करना चाहें तो इसको डायरेक्ट फार्मूले में कर लें, अगर आप इसका स्टेप अलग करना चाह रहे हैं तो इसको आप अलग मजीद फर्दर सब डिवाइड कर लें, वो आप पर है। ये एक छोटी सी एग्जांपल है, ये क्विज में भी गालबन मैंने दी थी। इसमें आप ये देखें कि 40 फीट बाय 20 फीट का हमारे पास ये स्लैब है, और इसमें जो ये वाली मेन बार हैं, ये 5 नंबर बार यूज़ हुई हैं 6 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग के साथ, और जो जो डिस्ट्रीब्यूशन बार हैं वो है 4 नंबर बार सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग के साथ। क्लियर कवर है मेरे पास 3 इंच का। सबसे पहले मैं नंबर ऑफ बार्स निकालूंगा हॉरिजेंटल डायरेक्शन में या लॉन्गर डायरेक्शन में। लॉन्गर डायरेक्शन का मतलब हुआ 20 फीट की लंबाई में ये जो 5 नंबर बार्स लग रही हैं ये निकालूंगा मैं, इनका वेट। सबसे पहले मैं निकालूंगा नंबर ऑफ बार्स, 20 फीट में मैं डालूंगा ये बार्स, ये चेक करें 20 फीट में लगेंगी, डिवाइडेड बाय सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग +1, तो नंबर ऑफ बार्स आ गई 41। अब क्योंकि मेरे पास इसकी टोटल लेंथ है 40 फीट जो कि एक स्टैंडर्ड स्टील के इक्वलेंट है, तो इसकी कट लेंथ मैं कैसे निकालूंगा? 40 फीट में से 3 इंच का क्लियर कवर यहाँ से माइनस करूंगा और 3 इंच का क्लियर कवर मैं यहाँ से माइनस करूंगा, तो मेरे पास एक स्टील बार की कट लेंथ आ जाएगी 39.5 फीट्स। अब अगर एक बार की कट लेंथ मेरे पास इतनी है तो 41 बार की कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर दें। और मेरे पास आप डायरेक्ट अगर फार्मूला यूज करना चाह रहे हैं तो फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट नंबर 5 बार का जो वेट हमें निकाला हुआ है पिछले टेबल में जो गिवन है पाउंड्स पर फीट में, अगर उससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं तो डायरेक्ट आंसर मेरे पास पाउंड्स में आ जाएगा। इसमें 8% वेस्टेज ऐड करें तो आपके पास टोटल स्टील आ जाएगा लॉन्ग बार्स के केस में 1824.26 पाउंड्स। सेम इन्हीं स्टेप्स पे मैं शॉर्टर डायरेक्शन में बार्स की कैलकुलेशन करूंगा, वो मेरे पास आती है जी 63.794.59। 8% वेस्टेज इसमें मैंने ऐड किया तो मेरे पास टोटल स्टील आ गई 858.15 पाउंड्स, जो कि शॉर्टर डायरेक्शन में आएगी। लॉन्गर को और शॉर्टर को आप ऐड करें तो टोटल स्टील हमारे पास आ जाएगा 2682.41 पाउंड्स। अब इनको हमने एक्सेल शीट में किस तरह लिखना होता है, उसके लिए ये हम इस तरह का टेबल बनाते हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन देते हैं कि ये मेन बार्स हैं या डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हैं, उसके बाद डाया ऑफ बार्स हम लिखते हैं, फिर हम नंबर ऑफ बार्स जो हमने कैलकुलेट किए हैं वो लिखते हैं, कट लेंथ लिखते हैं, टोटल कट लेंथ लिखते हैं, फिर यूनिट वेट ऑफ बार लिखते हैं, फिर टोटल वेट जो हमने कैलकुलेट किया वो लिखते हैं, और फिर टोटल वेट इंक्लूडिंग वेस्टेज वो हम लिख लेते हैं। अब अगर आप इसको पाउंड्स में नहीं लिखना चाहते तो टोटल स्टील आपने जो पीछे कैलकुलेट किया है लॉन्ग के लिए और शॉर्ट के लिए, इसको केजी में कन्वर्ट करके टन में कन्वर्ट कर लें। तो यहाँ पर जो टोटल वेट आप लिखें फिर उसको आप टन में लिख लें, और एंड पे हम बार की शेप मेंशन करते हैं कि इस बार की शेप कैसी होगी। फिर ये स्टिरप्स और स्पाइरल्स, हम ऑलरेडी स्टिरप्स की कैलकुलेशन देख चुके हैं बीम के केस में, सेम इसी तरह कॉलम के केस में भी होती है। जब हम बीम के केस में जाते हैं, बीम हमेशा हमारी रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में होती है, और जो कॉलम है हमारे पास वो स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और सर्कुलर भी हो सकता है। बीम के केस में जो स्टिरप्स प्रोवाइड करते हैं उनको स्टिरप्स बोलते हैं। कॉलम के केस में अगर तो कॉलम हमारा स्क्वायर शेप है, रेक्टेंगुलर शेप है, तो उनको हम टाइज बोलते हैं, और अगर कॉलम आपका सर्कुलर है तो उनको हम स्पाइरल्स बोलते हैं। ये छोटी सी एग्जांपल भी आप देख लें, ये स्पाइरल्स है सर्कुलर कॉलम्स। ये अब हमारे पास एक बीम आ गई है और इस पे हमने ये स्टिरप्स प्रोवाइड की है, और जो स्टिरप्स का ये हमेशा बेंड है बीम के केस में ये हमेशा ऊपर रखिएगा, और कॉलम के केस में ये अल्टरनेट पोजीशन पर आएगा, मतलब एक यहाँ पर है दूसरा यहाँ पर आएगा, तीसरा इस ऊपर आ जाएगा चौथा नीचे आ जाएगा, इस तरह करके कॉलम में। ये 135 डिग्री का बैंड है। अच्छा जी, ये एक एक्सेल शीट उठा में बार बेंडिंग स्केड्यूल बनाया गया है, तो सेम वही जो कॉलम अभी मैंने आपको पीछे बताए हैं
यहाँ पर वही कॉलम यूज़ किए गए हैं। आइटम डिस्क्रिप्शन में आपने बताना है कि ये कौन सा, ये प्लिंथ बीम में आप डाल रहे हैं, स्लैब में है, कॉलम में है, वॉल में है, और उसका फिर ड्राइंग के हिसाब से आपने उसकी इंडिकेशन देनी है कि ये वॉल कौन से ग्रिड पे है। अगर ग्रिड है तो जैसी भी इंडिकेशन आप देना चाह रहे हैं तो वो इंडिकेशन दे दें। फिर लॉन्ग बार्स हैं, शॉर्ट बार्स हैं, स्टिरप्स हैं, टाइज हैं, मतलब वो आपने बार डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ बता देनी है। नंबर ऑफ बार्स, फिर बार डाया, फिर काट लेंथ, टोटल काट लेंथ, फिर आपका वेट आ जाएगा और टोटल वेट, और उसके बाद आपकी स्टील की शेप आ जाएगी। स्टील की शेप आप ये देखें कि अगर तो ये आप वॉल में प्रोवाइड कर रहे हैं तो ज़ाहिर बात है ये कुछ से शेप इस तरह बनेगी। आपने फिर इसको एंड पे थोड़ा सा बेंड दे के ऊपर को उठाया हुआ है। जब आप स्टिरअप के केस में आएंगे तो वो स्टिरअप की आपने शेप बना देनी है। तो जोन सी भी उस मेंबर की स्टील की जो शेप बनती होगी वो आपने यहाँ पे आखिरी कॉलम में ये आपने ड्रा कर देनी, ताकि पढ़ने वाले को एक अंदाज़ा हो जाए कि इस बार की जो डायमेंशंस ली गई हैं वो किस हिसाब से ली गई हैं और इसकी क्या शेप एक्यूरेटली बनती थी, ताकि पढ़ने वाले को आसानी रहे। अच्छा जी, फिर हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स आ जाते हैं स्ट्रक्चर में, जो जिनमें हम स्टील यूज़ करते हैं। बिल्डिंग का तो आपको पता होगा। फिर ये हमारे पास पाइल्स होती हैं। ये सर्कुलर भी मोस्टली सर्कुलर शेप में हम इनको डेवलप करते हैं। और ये हम या तो जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, स्काई स्क्रैपर्स जिनको बोलते हैं, उनके नीचे हम प्रोवाइड करते हैं, या जहाँ पर हमने कोई हैवी स्ट्रक्चर बनाना है और ग्राउंड कंडीशंस जो हैं वो वहाँ पर लूज स्ट्रेटा अवेलेबल है, तो वहाँ पर हम ये पाइल्स प्रोवाइड करते हैं। इसमें भी ऑब्वियसली ये आरसीसी स्ट्रक्चर है, ये आप देख सकते हैं। ये स्टील की सर्कुलर शेप है और इसके ये गिर्द आपको जो चीज़ नज़र आ रही है स्पाइरल्स हैं इसके, और ये इसकी पाइल कैप इसको बोलते हैं। फिर रिटेनिंग वॉल्स आपने देखी होंगी। अक्सर आप रोड्स की साइड पर देखें, आपको रिटेनिंग वॉल नज़र आएंगी। फिर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स इसमें होती हैं। आरसीसी रिटेनिंग वॉल्स हैं, ये आपके सामने नज़र आ रही है, आरसीसी रिटेनिंग वॉल है। फिर हमारे पास गैबियन रिटेनिंग वॉल्स होती हैं। गैबियन ये वाली, ये भी आपको रोड के साइड्स पे नज़र आएंगी। इनको गैबियन, इनका मेजर पर्पस है कि लैंड स्लाइडिंग को रोकती हैं, और जो रोड्स पे या उस फैसिलिटी को यूज़ करेंगे लोग, उनको इजाफी सेफ्टी प्रोवाइड किया जाए। फिर आपने जब हाई राइज बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें हम शीयर वॉल्स प्रोवाइड करते हैं। इसका मकसद क्या होता है कि अगर तो कोई विंड लोडिंग आ रही है, लेटरल लोडिंग, या आपका सिज्मिक फोर्सेस लग रही हैं, तो उनको एनकाउंटर करने के लिए ये एक इजाफी मैयर हम प्रोवाइड करते हैं हाई राइज बिल्डिंग में, जिसको हम शीयर वॉल बोलते हैं। इसमें भी ये थ्रू आउट हमारा स्टील का स्ट्रक्चर होता है। ये आपको ऑन ग्राउंड अगर आप इसको देखें तो आपको इस तरह नज़र आएगी। ये मोस्टली हम जहाँ पे एलिवेटर शाफ्ट्स होती हैं वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। ये स्ट्रक्चर इंजीनियर ने इसकी डिटेलिंग वगैरह की होती है, इसकी लोकेशन वगैरह बताई होती है हमें। ये भी शीयर वॉल की डिटेलिंग हुई हुई है। ये जब शीयर वॉल कंस्ट्रक्ट हो जाती है बिल्डिंग में तो ये आपको इस तरह नज़र आएगी।